लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था अवकलनीयता। उस पर हमने कुछ सवाल भी देखे थे। आज थ्योरम 4.1 देखिए। यदि एक फलन एफ जेड जेड बराबर जेड नोट पर अवकलनीय है तो वह सतत भी होगा। मतलब अवकलनीय होने पर सतत होगा। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है, लेकिन विलोम सत्य नहीं है, यानी सतत होने पर जरूरी नहीं कि अवकलनीय भी हो। ठीक है, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग तो आपको ये सिद्ध करना है कि अवकलनीय होने पर सतत होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सतत होने पर अवकलनीय भी हो। तो इसके लिए पहले एक बार शॉर्ट रिवीजन जरूरी है अवकलनीयता के बारे में, जो हमने कल पढ़ा था। कल अवकलनीयता की डेफिनेशन देखी थी हमने, क्या थी? जो आपका फलन है एफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन डेल्टा जेड, इसकी लिमिट ले लो डेल्टा जेड टेंड टू जीरो। अगर ये अद्वितीय रूप से विद्यमान है तब हम कहेंगे फलन अवकलनीय है, और जो इसका आंसर आएगा, अद्वितीय आंसर आएगा, उसे ही क्या कहेंगे? ये अद्वितीय आंसर हो गया, इसे हम क्या कहेंगे? अवकलन कहेंगे इसका। ठीक है, अब देखो ये जो अवकलन है इसे एक तरह से और लिखा जा सकता है। यहाँ लिख देता हूँ, अवकलज का अन्य रूप। जो कल हम अवकलज देख रहे थे डी एफ अपॉन डी जेड, जेड टेंस टू जेड नॉट, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट जेड टेंस, यहाँ पे जेड इक्वल टू जेड नॉट, यहाँ पे जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। अब अपन देखो क्या करते हैं इसमें, जब लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट है तो यानी मैं यहाँ रख सकता हूँ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड नॉट प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस जेड नॉट। और अब पूरा जो फॉर्मेट है वो डेल जेड की फॉर्म में है, तो डेल जेड टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड नॉट से जेड नॉट कैंसिल डेल्टा जेड, तो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो। तो ये अन्य फॉर्म था, और ये जो कल पढ़ाया था वो वाली फॉर्म आ गई। तो आप चाहे इसको यूज़ करो चाहे इसको यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे वापस कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन हम थ्योरम वगैरह प्रूफ करते हैं तो इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। यहाँ तक बात क्लियर है आपके? कल अपन ने अवकलनीयता पढ़ी थी, उसका एक रूप तो ये है, और एक अन्य रूप ये वाला है। इस रूप से कल वाले रूप में जाया जा सकता है। अब देखिए आपको क्या दिया गया है इसमें, कि फलन एफ जेड जेड बराबर जेड नोट पर अवकलनीय है। एफ जेड जेड बराबर जेड नोट पर अवकलनीय है। जब अवकलनीय होती है तो अपन उसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट। जो आज मैंने आपको फॉर्मेट बताया वो फॉर्म लिखी है मैंने यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या सिद्ध करना है कि वह सतत भी होगा। ये जो फलन है ये सतत भी होगा, तो सिद्ध करना है सतत सिद्ध करने के लिए देखो क्या करते हैं हम, ये देखिए कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यहाँ फॉर्म लिखी हुई है। एफ जेड की जेड टेंस टू जेड नोट पे जो लिमिट आती है और जेड नोट पे जो मान होता है दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपको सिद्ध करते क्या हो जाएगा? सतत सिद्ध हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको सतत सिद्ध करने के लिए एफ जेड और एफ जेड माइनस जेड, एफ जेड और एफ जेड नोट का जो डिफरेंस है वो ज्ञात करता हूँ पहले।
यहाँ एक बार नोट कर लेता हूँ सतत दिखाने के लिए। सतत सिद्ध करने के लिए आपको करना होता है एफ जेड की जेड टेंस टू जेड नोट पर लिमिट बराबर होनी चाहिए इसी फलन की जेड नोट पर मान के, ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए। अब देखिए, अब मैं इन दोनों का अंतर निकालता हूँ, एफ जेड माइनस एफ जेड नोट, ठीक है। इस अंतर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ जेड माइनस एफ जेड नोट, इसमें मैं जेड माइनस जेड नोट का डिवाइड भी कर दूँ और मल्टीप्लाई भी कर दूँ, दोनों बात इक्वल है। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि ये वाली चीज़ अपने पास बन जाए, ठीक है। अब देखिए, जो इसकी लिमिट निकालनी होती है एफ जेड की, तो मैं इस पूरे की लिमिट ले लेता हूँ दोनों तरफ। तो लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ जेड माइनस एफ जेड नोट, इधर भी इस पूरे की लिमिट ले लेते हैं, जेड टेंस टू जेड नोट एफ जेड माइनस एफ जेड नोट, जेड माइनस जेड नोट इंटू जेड माइनस जेड नोट। इसको तो मैं क्या कह सकता हूँ समीकरण 1 के अनुसार, इसको तो हम क्या कह सकते हैं, डी एफ जेड डी एफ अपॉन डी जेड जेड टेंस डी एफ अपॉन डी जेड जेड इक्वल टू जेड नोट। किसको कहा है अपन ने, इसको। अच्छा, ये देखो लिमिट इस पे भी है, मतलब पूरे पे लिमिट है, तो इसकी जो लिमिट थी वो तो ये बन गई, और इसकी जो लिमिट है वो इस पे लग जाएगी। ये अपन ने किसकी हेल्प से लिख दिया, समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए, डी एफ अपॉन डी जेड जेड इक्वल टू जेड नोट, यहाँ इसकी लिमिट लेनी अभी बाकी है, तो जेड की जगह क्या रख देते हैं, जेड नोट, तो जेड नोट माइनस जेड नोट, ये क्या हो जाएगा, 0। ज़ीरो होते पूरी इक्वेशन, पूरा ये राइट साइड पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और लेफ्ट साइड में क्या चल रहा था, लेफ्ट साइड में जो चल रहा था उसको यहाँ नोट कर लेता हूँ मैं। अच्छा, एक चीज़ और करते हैं, इसकी लिमिट ले लो, मतलब लिमिट पूरे पर है, लिमिट इस पर भी लग जाएगी और इस पर भी लग जाएगी, तो लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ जेड माइनस लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ जेड नोट। अब देखो, इसमें तो ऑलरेडी उसमें जेड है ही नहीं कहीं पे, तो इसका तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, एफ जेड नोट ही बन जाएगा वापस। ये नेगेटिव है, इसको उधर भेज दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, और लिमिट एफ जेड माइनस जेड टेंस टू जेड नोट। अब देखो, ये जो चीज़ आई है, क्या ये सिद्ध करनी थी अपन को, ये आ गया सेम, यानी सतत सिद्ध हो गया। अतः फलन सतत भी है। तो हम क्या लेके चले थे, अवकलनीयता लेके चले थे और सतत सिद्ध कर दिया। अब हमें ये दिखाना है कि विलोम, मतलब यहाँ तक हमने प्रूफ कर दिया कि अवकलनीय है तो सतत भी होगा। अब क्या दिखाना है कि विलोम सत्य नहीं है, इसका अपोजिट सत्य नहीं है। जब आपको ऐसा कोई जो भी थ्योरम होती है उसमें अगर आपको ऐसा कहा जाए कि विलोम सत्य नहीं है, तो उसके लिए आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए जिस जो उसको सेटिस्फाई करता हो। तो यहाँ पे अपन को क्या सिद्ध करना था कि विलोम सत्य नहीं है, यानी अगर सतत है तो वो अवकलनीय नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब कोई चीज़ सतत है तो वो अवकलनीय हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर वो 100% होती तब हम कहते विलोम भी सत्य हैं, और अगर उसमें एक भी केस ऐसा दिखा दें कि जो सतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है, तो एक सिर्फ एक मात्र एक केस दिखाने से ये विलोम क्या हो जाएगा, सत्य नहीं होगा, या मतलब असत्य सिद्ध हो जाएगा अपना, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए हम एक एग्जांपल देंगे, एफ जेड बराबर मोड जेड स्क्वायर, यह सतत फलन है,
लेकिन यह एफ जेड अवकलनीय नहीं है। ठीक है, अब इसमें मतलब एग्जांपल देके भी छोड़ सकते हो आप इस सवाल को, वरना आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, इसको सतह दिखा दो, फिर ये दिखा दो कि ये अवकलनीय नहीं है। ये वाला अपन अपनी बुक में एक एग्जांपल भी है, तो अपन इस सवाल को जब एग्जांपल करेंगे तब भी कर लेंगे। ठीक है, तो जो एग्जांपल में अपन करेंगे वो आप यहाँ पे प्रूफ में दिखा सकते हो, अदरवाइज आप इतना छोड़ो तो ये भी बहुत है। तो यहाँ तक आपके थ्योरम पूरी समझ में आ गई होगी। अब कुछ और सवाल कर लेते हैं इस पर। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि एफ जेड बराबर जेड बार किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। आपको इसको नॉन डिफरेंशिएट दिखाना है कि अपन इसका अवकलन नहीं कर सकते हैं। तो जो अपनी थ्योरम है, अपना जो फॉर्मूला है उससे करेंगे। एक बार वापस आपको मैं दिखा दूँ कौन से फॉर्मूले को यूज़ करने वाले हैं अपन। कल अपन ने अवकलनीयता पढ़ी थी, वापस देख लीजिए। इस फॉर्मूले को अपन यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें अवकलनीय नहीं है कि क्या कंडीशन है? अगर ये अद्वितीय रूप से विद्यमान मतलब इसकी जो लिमिट है वो अद्वितीय यूनिक रूप से विद्यमान हो जाती है, यूनिक एग्जिट करती है, तो ये अवकलनीय है। और यूनिक एग्जिट नहीं करती तो ये अवकलनीय नहीं है। तो मैं ये दिखाऊंगा कि इसकी जो लिमिट है वो एग्जिट ही नहीं करती। वापस सवाल पे आ गए। सिद्ध कीजिए कि एफ जेड जेड बार किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। तो इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए किसी भी बिंदु पर। ठीक है, तो एग्जिस्ट करती है तब तो अवकलनीय है, एग्जिस्ट नहीं करती तो नॉन डिफरेंशिएट है। ठीक है, अवकलनीय नहीं है। तो मैं इसकी लिमिट निकालता हूँ। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, एफ डैश जेड और जेड नॉट पर निकाल रहे हैं अपन। तो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, लिमिट डेल्टा जेड इक्वल टू 0। अब हमारा फलन क्या है, जहाँ जेड है वहाँ पे जेड बार कर दो। तो यहाँ जेड प्लस डेल्टा जेड है तो यहाँ पे इसका बार कर दो, माइनस यहाँ पे जेड है तो जेड का बार कर दो, और बट्टे में डेल्टा जेड, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0। अब देखिए, अगर मान लो मैंने डेल्टा जेड को रख भी दिया, यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ जेड बार रह जाएगा, जेड बार माइनस जेड बार, और बट यानी ऊपर 0 आ गया और नीचे भी 0 आ गया। ये तो 0/0 की फॉर्म बन गई। अब एल हॉस्पिटल अप्लाई करना होता है, लेकिन एल हॉस्पिटल अप्लाई कर भी दिया आपने, तो मान लो जेड के सापेक्ष इसके समाकलन करोगे, तो जेड बार का कैसे करोगे, इसका तो कोई नहीं, सॉरी, अवकलन करोगे तो जेड, इसका जो बार होता है इसका तो कोई अवकलन होता ही नहीं है। तो यानी एल हॉस्पिटल तो आप वैसे भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब और क्या सॉल्यूशन है, इसके बाद अपन ने ये देखा था कि दो पथ से अपन वो चेक करते थे, वो वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको एक्स और वाई की फॉर्म में लिख लूँ। अगर जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई होता है तो डेल्टा जेड बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई हो जाएगा। तो ये रखने पर, तो यहाँ डेल्टा जेड था तो यहाँ रख दो डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। ये दोनों किसकी ओर अग्रसर होंगे, 0 की ओर। यहाँ जेड रखना था तो एक्स प्लस आयोटा वाई, यहाँ डेल्टा जेड रखना है तो डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, और इस पूरे का बार कर दो। ठीक है, माइनस जेड बार यानी एक्स प्लस आयोटा वाई का बार, और अपॉन में कर दो डेल्टा जेड यानी डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। ठीक है, लिमिट वापस मैं लिख लेता हूँ, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई टेंस टू 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो, एक्स प्लस डेल्टा वाई, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, इसको मैंने अलग लिख लिया। अब देखो, जहाँ आयोटा होता है वहीं पे बार का फ़र्क पड़ेगा, यानी बार कहाँ पे अप्लाई होगा, जहाँ आयोटा है। तो इन दोनों के आगे क्या लग जाएगा, माइनस। तो मैं यहाँ माइनस लगा देता हूँ, आयोटा वाई प्लस डेल्टा वाई। फिर यहाँ पे देखो माइनस एक्स, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस माइनस वापस क्या हो जाएगा, प्लस का आयोटा वाई।
ठीक है। और अपॉन में क्या है, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई है। अब अगर कुछ कट रहे हो तो इनको काट दो, आयोटा वाई प्लस का आयोटा वाई ये भी कट जाएगा। अब अपने पास क्या रहा, डेल्टा एक्स रहा एक तो, ठीक है, और माइनस का आयोटा डेल्टा वाई रहा है, और नीचे क्या रहा है, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। ये जो दो पथ वाली स्कीम है ये तभी अप्लाई कर सकते हो जब आप एक्स और वाई के फॉर्मेट में लिख दो। तो अभी तक मैंने जो काम किया है वो क्या किया है, एक्स और वाई के फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक पथ लेंगे, दो पथ लेने हमें। तो पहला पथ हम ये ले लेते हैं y बराबर, एक पथ तो हम ले लेते हैं y बराबर, जैसे यहाँ पे डेल्टा वाई की फॉर्म है, तो डेल्टा वाई बराबर डेल्टा एक्स ले लेते हैं, ठीक है, या ज़ीरो ले लेते हैं, चलो ज़ीरो रखने पर। ये पद क्यों लिया मैंने, वही पिछले बार वाला कॉन्सेप्ट है। देखो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई कहाँ आ रहे हैं, जीरो की ओर। तो एक पद तो ये हो सकता है, एक पद ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ये चूज करूँ तो मतलब एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, मतलब डेल्टा एक्स एक्सिस है ये तो, ठीक है। और ये वाली एक्सिस कौन सी है, डेल्टा वाई अक्ष है ये। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा यहाँ पर। तो मैं पहले तो ये यूज़ कर रहा हूँ, तो ये रख दो इसके अंदर। तो ये देखो ज़ीरो रखना, तो ये तो हट जाएगा। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो रख देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पे या एक बार लिख देता हूँ, अब ये दोनों कट के क्या आ जाएंगे, एक आ जाएंगे। अब पथ दो लो, पथ सेकंड क्या लिया हमने, डेल्टा एक्स बराबर ज़ीरो रखने पर। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स ज़ीरो रख दो, तो यहाँ पे ज़ीरो रखोगे तो आयोटा डेल्टा वाई टेंस टू ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा तो माइनस आयोटा डेल्टा वाई अपॉन आयोटा डेल्टा वाई। अब देखो ये दोनों भी कट जाएंगे, यहाँ जैसे कट रहे थे ये दोनों भी कट जाएंगे, तो क्या रह जाएगा, माइनस का एक। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, पथ एक से तो जो लिमिट आ रही है वो वन आ रही है, पथ दो से जो लिमिट आ रही है वो माइनस एक आ रही है। और हम जानते हैं कि लिमिट अद्वितीय होती है, तो दो तरह की लिमिट आ रही है, इसका मतलब लिमिट अद्वितीय नहीं रही, और नहीं रही इसका मतलब लिमिट का अस्तित्व है ही नहीं, ठीक है। अतः लिमिट अद्वितीय नहीं है, इसलिए लिमिट का अस्तित्व नहीं है। और अभी अभी हमने जो शुरू में कॉन्सेप्ट देखा था, मतलब अद्वितीय रूप में विद्यमान है तभी हम क्या कहेंगे, अवकलनीय है। अद्वितीय रूप में विद्यमान है ही नहीं तो हम क्यों कहेंगे कि अवकलनीय है। और यही आपको सिद्ध करना था कि अवकलनीय नहीं है। अतः एफ जेड अवकलनीय नहीं है। हाँ देखिए हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल 3, फलन की जगह मैंने क्या लिया है, मॉड जेड का स्क्वायर। जो भी मैंने आपको थ्योरम के अंदर एग्जाम्पल बताया था, मॉड जेड का स्क्वायर वही लिया है। ये सतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है, तो इसको सतत तो सिद्ध करना है, लेकिन ये मूल बिंदु के अतिरिक्त कहीं भी अवकलनीय नहीं है। तो पहले तो मैं इसको सतत सिद्ध करता हूँ, ठीक है। तो पहले सतत, पहले हम चेक कर लेते हैं कि सतत है या नहीं है, ठीक है। तो सतत सिद्ध करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, कि जो आपका फलन है उसकी आप लिमिट लो, z टेंस टू z नोट बराबर उस फलन का उसी z नोट पर मान बराबर होना चाहिए। तो मैं निकालता हूँ इसकी वैल्यू, पहले एफ जेड की लिमिट निकाल लेते हैं z टेंस टू z नोट पर। तो हमारा फलन क्या है, मोड z का स्क्वायर, लिमिट z टेंस टू z नोट। अब z की जगह अपन क्या रख देते हैं, z नोट रख देते हैं, तो z नोट का स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो क्या आ गई, z नोट आ गई। अब जो फलन है उसके z नोट पर ही वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये जो फलन है इसकी z नोट पे वैल्यू निकाल लो, तो z नोट का स्क्वायर, तो एक वो दो इक्वल है। अतः फलन किसी भी बिंदु z नोट पर सतत है, z किसी भी बिंदु पर सतत होने का मतलब वो हर जगह सतत हो गया ना। तो अतः फलन एफ जेड सतत
है। यहाँ तक तो हमने सिद्ध कर दिया सतत है। अब अपन चेक करते हैं कि अवकलनीय है या नहीं है। क्वेश्चन तो ये कह रहा नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट देखते हैं अपन, तो अवकलनीयता की जांच करते हैं। वही फॉर्मूला वापस लिखेंगे अपन, वो जो डेल्टा जेड वाला फॉर्मूला था, डेल्टा जेड इक्वल टू ज़ीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। तो हमारा जो फलन है उसमें ये पुट कर दो, हमारा फलन तो ये रहा। इसके अंदर जेड प्लस डेल्टा जेड ये वाला पुट कर दो, तो ये आ जाएगा जेड प्लस डेल्टा जेड मॉड का स्क्वायर माइनस मॉड जेड स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड। हाँ अब देखिए मॉड को कैसे खोलेंगे हम। मॉड जेड स्क्वायर क्या होता है, जेड इंटू जेड बार के बराबर होता है। तो अपन यहाँ पुट कर देते हैं इसको, ये इसमें अप्लाई कर दो यहाँ पर। तो जेड प्लस डेल्टा जेड, जैसे जेड की जगह जेड को एज इट इज़ उतारना है तो इसका एज इट इज़ उतार दिया, फिर जो भी है उस पर बार लगाना है तो इस पर वापस बार लगा दो। माइनस वापस देखो ये इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा जेड इंटू जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करने से पहले देखिए अब ये जो बार है ये इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा। क्यों लगेगा दोनों पर, क्योंकि देखो z के अंदर x प्लस आयोटा वाई, आयोटा आ गया तो यानी इस पे अप्लाई होगा, जहाँ भी आयोटा खुलेगा वहाँ पे माइनस लगा देना। यहाँ पे देखिए डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा वाई, तो आयोटा आ गया तो इस पे भी बार लगेगा। बार उन सारी चीज़ों पे लग जाएगा जिनके अंदर आयोटा होगा ऑन डेल्टा जेड। इसको मल्टीप्लाई कर लो जेड बार, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो जेड डेल्टा जेड बार, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो डेल्टा जेड बार और डेल्टा जेड बार माइनस जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब डेल्टा जेड इन सबको डिवाइड करेगा, तो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू ज़ीरो, इसको डिवाइड करेगा डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। इसको डिवाइड करेगा तो क्या रह जाएगा जेड बार, इसको डिवाइड करेगा तो क्या रह जाएगा डेल्टा जेड बार। अब देखिए डेल्टा जेड कहीं मैं रख सकता हूँ क्या, अगर मैंने यहाँ रख दिया ज़ीरो और फिर यहाँ रखा तो देखो जीरो का बार करोगे तो क्या जीरो ही आएगा, 0/0 फॉर्म। और आप एल हॉस्पिटल लगा नहीं सकते क्योंकि बार का अवकलन नहीं कर पाओगे आप। यहाँ तो डेल्टा जेड है ही नहीं तो यहाँ वैसे पुट नहीं कर सकते आप, और यहाँ अगर आप पुट कर देते हो तो जीरो आ जाता है, मतलब ये टर्म तो हट गई कम से कम। ये तो हटा दो, जीरो हो गई, ठीक है। क्योंकि लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू ज़ीरो, तो डेल्टा जेड बार क्या हो जाएगी ज़ीरो, तो ये जो टर्म है वो ज़ीरो हो गई, तो इसलिए अपन अगले टर्म में नहीं लिखेंगे। अब देखिए एल हॉस्पिटल आप अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करोगे, दो पथ चूज करोगे। तो अब पहला पथ देखिए, पथ फर्स्ट, अच्छा पथ फर्स्ट इसको डायरेक्ट थोड़ी ना अप्लाई कर देंगे, पहले एक्स और वाई के फॉर्मेट में चेंज कीजिए। तो लिमिट डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई टेंस टू ज़ीरो, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई, यहाँ डेल्टा जेड है तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, और ऊपर बार है तो डेल्टा एक्स माइनस आयोटा डेल्टा वाई, यहाँ पे बार काम आ गया, और फिर यहाँ पर एक्स माइनस आयोटा वाई। हाँ अब मैंने इसको एक्स वाई के फॉर्मेट में चेंज कर दिया है। अब हम पथ वन और पथ टू, वैसे वो जो पाथ फर्स्ट और पाथ सेकंड पुट करते हैं उनको। पाथ फर्स्ट देखिए, पाथ फर्स्ट में क्या करते हैं अपन, डेल्टा वाई, वो जो एक्स एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस लेते हैं वहाँ पर डेल्टा वाई ज़ीरो होता है, या फिर बाद में डेल्टा एक्स बराबर ज़ीरो होता है रखने पर। तो
अब देखिए, अगर आप यहाँ पर डेल्टा वाई, तो यहाँ तो जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स टेन टू जीरो। फिर इन दो की जगह वाई जीरो, डेल्टा वाई जीरो हो जाएगा, तो एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, यहाँ रह जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, और एक्स माइनस आयोटा वाई, ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे फिर आयोटा वाई ये भी कट जाएगा, तो एक्स और एक्स 2x रह जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? 2x। एक बार वेट कीजिए आगे, अभी हमारा कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ कि ये 5 सेकंड जब तक पुट नहीं करते तब तक। डेल्टा एक्स बराबर 0 रखने पर तो लिमिट जो थी डेल्टा एक्स वो तो 0 हो जाएगी, प्लस आयोटा डेल्टा वाई ये रह जाएगी, ठीक है। और x प्लस आयोटा वाई, इसके बाद था डेल्टा एक्स, ये दोनों 0 हो जाएंगे, माइनस आयोटा डेल्टा वाई अपॉन आयोटा डेल्टा वाई, प्लस आगे था x माइनस आयोटा वाई, ये दोनों फिर कट जाएंगे लेकिन नेगेटिव है इस बार, तो माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, ये दोनों फिर कट जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2 आयोटा वाई। मैं इसको 0 क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वाई 0 नहीं दिया हुआ, डेल्टा वाई 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इसको मैं 0 नहीं कर रहा। ऐसे यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 दिया हुआ है, ना कि एक्स 0 दिया हुआ है, पर मेरे ये अपन को ये बात समझ में आ रही है कि दोनों बराबर नहीं हैं। इसको मैं 3 और 4 कह देता हूँ, 3 और 4 इक्वल नहीं हैं, मतलब लिमिट यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं है इसका मतलब लिमिट का अस्तित्व नहीं है, और लिमिट का अस्तित्व नहीं है इसलिए ये अवकलनीय नहीं है। लेकिन सवाल में एक बात और बोली हुई थी, क्या बात बोली थी? कि इस मूल बिंदु के अतिरिक्त कहीं भी अवकलनीय नहीं है। इसका मतलब मूल बिंदु पे तो हाँ अवकलनीय है ना, मूल बिंदु के अलावा अवकलनीय नहीं है, लेकिन मूल बिंदु तो पे तो है। तो अब मैं इसको मूल बिंदु पे चेक कर रहा हूँ। लेकिन मूल बिंदु पर जांच करते हैं, ठीक है। तो x कोमा वाई टेंस टू 0 0, मूल बिंदु का यही मतलब हुआ। तो अब देखिए समीकरण 3 से लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0, x प्लस आयोटा वाई, मतलब समीकरण 3 में ये जो लिमिट थी, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, समीकरण 3 से ये क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। समीकरण 5 बोल देता हूँ इसको एक बार। ऐसे समीकरण 4 से देखिए, मतलब मैंने क्या किया है, जो समीकरण 3 x टेंड टू x भी 0 हो रहा है और y भी 0 हो रहा है, तो यहाँ पे x 0 रख दिया मैंने, तो जो लिमिट थी वो अपनी क्या हो गई? 0 हो गई। ऐसे ही अपनी जो 4 नंबर वाली समीकरण थी उसमें भी लिमिट 0 रख दो, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, क्या था? माइनस एक्स या माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, ये दोनों कट गए, तो यहाँ पे -2 आयोटा, तो यहाँ पे y की जगह 0 रखेंगे तो वापस क्या हो जाएगी? 0। समीकरण 5 और 6 बराबर हो गई, मतलब लिमिट यूनिक आ गई। किस बिंदु पर? मूल बिंदु पर। तो यूनिक आ गई, इसका मतलब जो फलन है वो अवकलनीय है। तो हम क्या कह सकते हैं? आता है मूल बिंदु पर अवकलनीय है। तो ऐसे करके आप किसी भी सवाल को सतत और अवकलनीय चेक कर सकते हैं, ठीक है।